नमस्कार। 30 जून 2025 के करंट अफेयर्स विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए हमारी खास सीरीज का पहला भाग है। नमस्कार। आज हमारे पास कई दिलचस्प टॉपिक्स हैं, विज्ञान, पर्यावरण, इकोनॉमी और भी बहुत कुछ जी। और हाँ, कुछ पर शायद हमने पहले भी बात की हो, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। बिल्कुल, कोशिश ये रहेगी कि इन सारे स्रोतों से जो सबसे काम की जानकारी है उसे आसानी से समझें, परीक्षा के लिहाज से। तो पहली खबर है लीची पर। भारत ने हाल ही में कतर को गुलाब की खुशबू वाली लीची भेजी है, पहली बार। लीची के बारे में क्या खास है, एक्सपर्ट? हाँ, ये दिलचस्प है। लीची जो है ये सैपेंडेसी परिवार का फल है और ये चीन से आया भारत करीब 300 साल पहले। अच्छा, चीन से? जी। ये एक सब ट्रॉपिकल फल है। इसे उगाने के लिए खास तरह की मिट्टी चाहिए, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, और तापमान भी 40.5 डिग्री सीसी से कम होना चाहिए। और भारत अब दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कृषि निर्यात के नजरिए से ये महत्वपूर्ण है। सही कहा। बागवानी फसलों पर ऐसे फैक्ट्स काम आते हैं। अच्छा, अब आते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आईसीएमआर अपनी मोबाइल BSL-3 लैब क्षमता बढ़ा रहा है। इसे रामबाण भी कहा जा रहा है। ये क्या चीज है? जी, रामबाण यानी रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 प्लस एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क। ये एक स्वदेशी मोबाइल लैब है। इसे पिछले साल नीपा आउटब्रेक के टाइम केरल में इस्तेमाल किया गया था। हाँ, वो नीपा वाला मामला याद है। बिल्कुल। तो ये PM-ABM योजना के तहत बनी है और WHO ने भी इसे टाइप 4 रैपिड रिस्पॉन्स मोबाइल लैब माना है। इसमें खास क्या है? BSL-3 का मतलब? BSL-3 मतलब बायोसेफ्टी लेवल 3। ये उन खतरनाक एजेंट्स, खासकर जो हवा से फैलते हैं, उनके अध्ययन के लिए होती हैं। इसमें नेगेटिव एयर प्रेशर, हेपा फिल्टर्स जैसी एडवांस चीजें होती हैं। मतलब ये दूर दराज के इलाकों में बीमारियों से लड़ने की हमारी तैयारी को मजबूत करेगा। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खासकर जो नई बीमारियां आ रही हैं उनके लिए। अच्छा, अब पर्यावरण से एक अच्छी खबर है। बताइए। ढोल यानी एशियाई जंगली कुत्ता, इसे असम के काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप KKAL में विलुप्त माना जा रहा था, पर अब ये वहां फिर से दिखा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। मतलब संरक्षण के प्रयास रंग ला रहे हैं शायद। हाँ, कह सकते हैं। ढोल जो है ये मध्य, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में भी है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। और इसकी स्थिति क्या है अभी? IUCN की लिस्ट में ये संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड है। इनके लिए खतरा है इनके रहने की जगह का कम होना, शिकार की कमी, और कई बार लोग इन्हें मार भी देते हैं। और ये KKAL एरिया? ये इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। काफी महत्वपूर्ण है वन्य जीवों के लिए। समझ गई। चलो, उम्मीद है इनकी संख्या और बढ़े। अब आते हैं संस्कृति और कह सकते हैं अर्थव्यवस्था पर। कोल्हापुरी चप्पलें? जी, इतालवी ब्रांड प्राडा ने अपने सैंडल डिजाइन के लिए कहा कि उन्होंने पारंपरिक भारतीय जूतों से प्रेरणा ली है। ये तब हुआ जब उन पर आरोप लगा कि डिजाइन GI टैग वाली कोल्हापुरी चप्पलों जैसा है। हाँ, ये मामला उठा था। कोल्हापुरी चप्पलें ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 13वीं सदी से बन रही हैं, पूरी तरह हाथ से, चमड़े से। अच्छा, 13वीं सदी से? हाँ, गाय, भैंस या बकरी के चमड़े से, और रंग भी नेचुरल मतलब वनस्पति वाले। बनाने में काफी समय लगता है, हफ्तों लग जाते हैं, और ये बहुत टिकाऊ होती हैं। तो ये GI टैग वाला मामला क्या दिखाता है? यही कि पारंपरिक कला और इसके अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं, और कैसे बड़ी कंपनियां कभी-कभी इनसे प्रेरणा ले लेती हैं। GI टैग इनके संरक्षण में मदद करता है। बिल्कुल। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा पर। अमेरिका ने हाल ही में इजराइल की रक्षा के लिए अपनी थेड मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया ईरान के हमलों के खिलाफ। ये थेड सिस्टम क्या है? थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये अमेरिका की एक बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। किस तरह की मिसाइलों के खिलाफ? ये छोटी, मध्यम और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकती है। और ख़ास बात यह है कि ये मिसाइल को उसकी उड़ान के आखिरी फेज में, मतलब टर्मिनल फेज में मार गिराती है, वायुमंडल के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा, दोनों जगह? जी हाँ, ये अकेली ऐसी अमेरिकी प्रणाली है। इसकी रेंज करीब 150-200 किलोमीटर और ऊंचाई 150 किलोमीटर तक है। रडार तो 1000 किलोमीटर दूर तक देख लेता है। ये खाड़ी युद्ध के बाद बनी थी, है ना? जी बिल्कुल। 1991 के खाड़ी युद्ध के अनुभवों के बाद
इसे विकसित किया गया। ठीक है। अब विज्ञान में एक नई खोज, बंगाल की रायगंज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिट्टी में एक नया बैक्टीरिया खोजा है, बैसिलस आयताग्रिएंसिस। हाँ, ये शहतूत के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के आसपास की मिट्टी, जिसे राइजोस्फीयर कहते हैं, वहां से मिला है। और इसमें क्या खास है? इसमें काफी मजबूत एंटी माइक्रोबियल गुण हैं, मतलब रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, और ये बीजों के अंकुरण को भी बढ़ाता है। तो जैविक खेती के लिए ये काफी काम का हो सकता है। और नाम आयताग्रिएंसिस? हाँ, ये संस्कृत से है। आयता मतलब विकास और एग्रिएंसिस मतलब कृषि से जुड़ा हुआ। दिलचस्प। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा, ESIC ने स्प्री योजना को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। ये क्या योजना है? जी, स्प्री मतलब स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की योजना है। पहली बार 2016 में आई थी। ओके। इसका मकसद है ESI कवरेज को बढ़ाना। ये उन एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज को एक मौका देती है जो अब तक ESI एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हुए हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं। तो एक तरह से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना। बिल्कुल। ठीक है। अब कृषि से जुड़ा एक और मुद्दा, लेकिन ये चिंता का विषय है, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर रोग। कर्नाटक में नारियल के बागानों पर खतरा है। हाँ, ये कैटरपिलर जो है ओपिसिना एरिनोसेला, ये नारियल के पत्तों के नीचे रहकर उसका हरा हिस्सा खा जाता है। इससे पेड़ की फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने की क्षमता कम हो जाती है। और ये फैलता कैसे? हवा से काफी तेजी से फैलता है और गर्मियों में इसकी आबादी बढ़ जाती है। तो इसका उपाय क्या है? इसके लिए नीम बेस्ड कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक परजीवी कीट है गोनियोसिस पैरासिटॉइड, उसका इस्तेमाल करते हैं। फसल सुरक्षा के लिए अहम जानकारी है। सही है। अब पर्यावरण संरक्षण से एक बहुत ही अनोखी पहल, केरल ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल दिया है। अब ये है अरलम तितली अभयारण्य। जी हाँ, ये भारत का पहला ऐसा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया बन गया है जो पूरी तरह से तितलियों को समर्पित है। पहला? कहाँ पर है ये कन्नूर जिले में है, वेस्टर्न घाट पर। करीब 55 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यहाँ तितलियों की 266 से ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं। अरे वाह, 266? जी। और अक्टूबर से फरवरी के बीच यहाँ तितलियों का माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत होता होगा। ये तो वाकई में अनोखा कदम है। अच्छा, और आखिर में पर्यावरण प्रदूषण पर CREA की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कहती है कि द्वितीयक प्रदूषक, खासकर अमोनियम सल्फेट, भारत के PM 2.5 प्रदूषण के लगभग 1/3 के लिए जिम्मेदार हैं। ये द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, प्रदूषक दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वो जो सीधे किसी सोर्स से निकलते हैं, जैसे गाड़ी के धुएं से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड या फैक्ट्री से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। और द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो सीधे नहीं निकलते, बल्कि जब ये प्राथमिक प्रदूषक हवा में जाते हैं तो वहां मौजूद दूसरी गैसों या कणों के साथ रिएक्ट करते हैं सूरज की रोशनी में, तब ये बनते हैं। जैसे ओजोन जो जमीनी स्तर पर हानिकारक है, या फिर धुंध में मौजूद छोटे कण, जैसे रिपोर्ट में बताया गया अमोनियम सल्फेट। ये तब बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया रिएक्ट करते हैं। तो इन्हें कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल इसलिए क्योंकि ये सीधे सोर्स पर कंट्रोल नहीं होते। ये हवा में कहीं भी बन सकते हैं, सोर्स से दूर भी, और इनके बनने की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है। ये तो वायु प्रदूषण को समझने और उससे निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य विश्लेषण। काफी कुछ कवर किया हमने। जी बिल्कुल। और आज की चर्चा से ये साफ दिखता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, संस्कृति, ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि इन आपसी जुड़ावों की बेहतर समझ हमें भविष्य की नीतियां बनाने में या हमारे व्यक्तिगत फैसलों में कैसे मदद कर सकती है, खासकर जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को देखते हैं। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के लिए। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।